नमस्कार साथियों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक बूढ़े गिद्ध ने बताया चाहे कितने ही सगे हो ये चार लोग, इनसे कभी आप उम्मीद मत रखना, नहीं तो ये लोग अक्सर धोखा दे देते हैं। आखिर वो चार लोग कौन से हैं आज की कहानी में जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में रामू रहा करता था जिसके चार पुत्र थे। चार पुत्र में से तीन पुत्र काफ़ी चालाक थे और चौथा पुत्र था जो कि थोड़ा सा बुर्बक टाइप का था, यानी कहे तो उसका दिमाग उतना नहीं चलता था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि उसकी शरीर की बनावट काफ़ी अच्छी थी, यानी तीनों भाइयों से वो स्ट्रॉन्ग था। ऐसे ही समय निकलता गया। रामू सोचता है कि मेरे तीनों लड़के तो काफ़ी अच्छे खासे कमाते हैं, परंतु मेरा छोटा लड़का है, मैं इसको क्यों ना पहलवान बनाऊं, क्योंकि इसका शरीर की बनावट भी वैसी है। वो रामू अपने पुत्र को पहलवान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है और समय निकलता गया। धीरे धीरे उनके चारों लड़के अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। रामू ने अपने तीन लड़कों की शादी कर देता है। उसकी जो भी यानी पत्नी आती है वो भी यानी कहे तो अपने छोटे देवर से यानी जलन करने लगती है, क्योंकि सबसे छोटा लड़का था वो बॉडी बना रहा था, यानी वो पहलवानी की तैयारी कर रहा था, तो वो अच्छे अच्छे खाना खाया करता था जिसे देखकर सभी लोग जलते थे। यानी वो लोग सोचते थे कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और ये अच्छा खासा खाकर दिन भर सोया रहता है। ऐसे ही समय निकलता गया। आपस में वो सभी चारों लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरा छोटा भाई आराम से खाए और देह बनाए और यानी कहे तो कुश्ती की तैयारी करे। तभी रामू को लगता है कि इसका भी शादी कर देना चाहिए। रामू अपने छोटे लड़के की शादी एक सुंदर राजकुमारी से करता है जो कि देखने में काफ़ी सुशील और बहुत सुंदर थी, यानी मानो तो उसके सामने राजा की रानी भी फेल हो सकती थी। दोस्तों, जैसे ही शादी होता है सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अपना जीवन याचिका ऐसे ही चलाने लगते हैं। रामू सोचता है कि मेरे तीनों लड़के अपने काम में लग गए हैं, अब छोटे लड़के को काम पर लगाना चाहिए, परंतु कोई काम नहीं मिलता क्योंकि उसके पास उतना दिमाग नहीं था, वो कोई काम कर भी नहीं सकता था। तभी उसकी पत्नी को यह बात पता चल जाता है कि मेरे पति देव थोड़ा दिमाग से कमज़ोर हैं, जो कि अच्छे खासे काम नहीं कर सकते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप जाइए राजा के पास और उनसे बोलिएगा कि आप हमको काम पर रख लीजिए, हम वो काम करेंगे जो आपके यहाँ कोई नहीं कर सकता है, यानी जो आपसे भी नहीं होगा, मंत्री से भी नहीं होगा और आपके राज दरबार में कोई भी वो काम नहीं कर सकता है, वो काम हम करेंगे, परंतु इसके लिए 1 लाख टका रोज आपसे हम लेंगे। राजा कहते हैं कि हे मंत्री, इससे पहले हमारे राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि कोई काम नहीं होता था उसे वो कर देता था। तभी मंत्री लिस्ट निकाल कर देखता है तो कहता है कि आपके पिताश्री ने ऐसा एक व्यक्ति रखा था जो कि राज्य में किसी से काम नहीं होता था, वो सारा काम करता था। तभी राजा कहता है ठीक है, तुम यहीं पर रहो, और उस व्यक्ति के लिए 4 बाग में एक आलीशान महल बना देता है और उसी में वो रामू का छोटा लड़का रहने लगा। धीरे धीरे दिन निकलते गए। अब वो पहलवान खाना खाता और उसी में सोता और कहे तो उसी में कुश्ती की तैयारी करता। ऐसे ही समय निकलते गए। राजा सोचने लगा मैं एक दिन अपने पहलवान के घर जाकर देखूं कि उसकी घर की स्थिति क्या है। पहलवान अपने बीवी को कहता है कि अच्छी से खाना बनाओ और राजा और मंत्री के साथ पहलवान अपने घर पर पहुँचता है। जैसे ही घर पर पहुँचता है देखता है कि उसकी बीवी जितनी सुंदर थी उससे सुंदर खाना बनाई हुई थी। यह सब देखकर राजा उसके बीवी पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि काश ये मेरी रानी होती। मंत्री भी देखकर अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है कि इस पहलवान की बीवी कितनी सुंदर है, आपकी रानी इसके आगे फीकी लग रही है। दोस्तों, यानी कहे तो राजा और मंत्री अपने फेर में लग जाते हैं कि ये हमारी राजमहलों की शोभा बढ़ाती, परंतु कि यह झोपड़ी में क्यों रह रही है। तभी वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और फिर 4 बाग में जाकर वह पहलवान सो जाता है। एक दिन की बात है, राजा और मंत्री शाम को बैठकर बात कर रहे थे कि हम लोग पहलवान की बीवी को कैसे अपना बना सकते हैं। तभी मंत्री कहता है कि मैं एक उपाय लगाऊंगा, उससे आपकी पत्नी वो बन सकती है, परंतु थोड़ा सा मुश्किल है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, यानी राजमाता का तबीयत खराब हो जाता है और जैसे ही वो मंत्री जाता है एक वैद्य को बुलाने के लिए, मंत्री अपने फेर में लग जाता है। उस वैद्य से कहता है कि मैं तुमको 100 सोने का सिक्का दूंगा, तुम जाकर बोलना कि इसका इलाज कोई नहीं है, इसके इलाज के लिए यानी एक जंगल में जाना पड़ेगा, उस जानवर को पकड़ कर लाना पड़ेगा जिस जानवर को कोई पकड़ नहीं सकता है। एक ऐसा जंगली जानवर है, उसे अगर आप पकड़ कर लाते हैं तो उसी का खून से आपके राजमाता को नहाया जाएगा। जब नहा लेगी तो वो
ठीक हो जाएगी। इस राजमाता को कोई ठीक नहीं कर सकता है। तभी राजा कहते हैं कि इसका कोई दूसरा उपाय। तो वो वैद्य कहता है कि एक जंगल में ऐसा खूंखार जानवर है जिसे आप पकड़ कर लाते हैं तभी आपकी यानी कहे तो राजमाता ठीक होगी। यानी वैसे 4 जानवर को पकड़ कर लाना होगा। तभी राजा कहता है कि ठीक है। राजा चिंतित हो जाता है और मंत्री से पूछता है कि इसका क्या उपाय है, जंगल में जानवर पकड़ने के लिए कौन जाएगा। तभी मंत्री सारा खेल जानता था। वो कहता है कि हमारे पास वो जो यानी कहे तो पहलवान है वो किस काम का बैठकर पैसा ले रहा है, उसी से हम कहेंगे। राजा को यह आइडिया अच्छा लगा और राजा जाकर कहते हैं पहलवान से कि जाओ तुम यानी जंगल में उस खूंखार 4 जानवर को पकड़ कर लाओ जिसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है। वो कहता है ठीक है, मैं अगले दिन निकल जाऊंगा। जैसे ही वो अगले दिन जंगल की तरफ जाने ही वाला था, राजा उस पहलवान के घर जाते हैं और उसकी बीवी की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या तुम सुंदर दिखती हो, तुम्हारा जवाब कोई नहीं है, हमारी रानी तुम्हारे सामने फीकी है। यह सब देखकर यानी पहलवान की पत्नी काफ़ी चालाक थी। वो समझ जाती है कि राजा मुझ पर मोहित है और अपना जाल बिछाना चाहता है। कहती है कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आपको मैं पसंद करती हूँ। यह सब बात सुनकर राजा कहे तो गदगद हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे रानी बनकर मेरी महलों की शोभा बढ़ाओगी, तुम इस कुटिया में क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि आप आइए, यह चारपाई पर बैठिए और इसी पर बैठकर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों वो चारपाई यानी कहे तो एक कुआं में कांचे धागा का बांधकर बनाई हुई थी। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है उसमें अंदर यानी कुआं में गिर जाता है और उसी में अब वो तड़पने लगता है। यानी कहे तो पहलवान की बीवी अपने जाऊद को बुलाकर उसमें से राजा को निकलवाती है और उसे 50 बेल्ट मरवाती है और पुनः उसी में डाल देती है और चोखा और रोटी डाल देती है। उसी में राजा खाकर अब रहने लगा। कुछ दिन बीत गए तब मंत्री पता करने के लिए आता है कि राजा पहलवान के घर गया था, आखिर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलकर हम भी पता लगा लेते हैं। जैसे ही मंत्री आता है वो यानी कहे तो पहलवान की पत्नी को देखकर वो भी आकर्षित हो जाता है और कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पहलवान की पत्नी समझ जाती है कि ये मंत्री भी मुझ पर फिदा है। कहती है कि आइए आप भी इस खाट पर बैठिए। जैसे ही वो मंत्री बैठता है वो भी उस कुआं में गिर जाता है और राजा के सर पर जाकर गिरता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी वो मंत्री कहता है कि आप यहाँ पहले से क्यों आकर बैठे हुए हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। उसके बाद मंत्री कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि इस औरत के फेर में मत पड़िए, पर आप और हम देखिए कहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तभी राजा कहता है ठीक है, यहाँ से उपाय लगाओ कोई ऊपर जाने के लिए। फिर वो यानी कहे तो महिला अपने जाऊद को बुलाती है और दोनों को बाहर निकलवाती है और 50-50 बेल्ट मरवा कर उसमें फिर डाल देती है और दोनों के लिए 2-2 रोटी और चोखा डाल देती है। ऐसे ही समय निकलता गया। कुछ दिनों के बाद यानी कहे तो उसका पति घर पर आ जाता है और आकर कहता है कि अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजा ने मुझे ऐसे 4 जानवर को पकड़ने के लिए कहा है जिससे कि मैं पकड़ नहीं लाऊंगा तो वो मुझे फांसी दे देंगे। यह सब बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि आप जाइए, हमारे घर से घूमकर आइए 4 दिन में, क्योंकि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। परंतु पहलवान काफ़ी टेंशन में आ गया था। वो सोच रहा था कि राजा मुझे मार देगा। उसकी पत्नी कहती है कि जाइए, आपका व्यवस्था मैं कर रखूँगी। जैसे ही पहलवान वो अपने ससुराली निकलता है, उसकी पत्नी क्या करती है, उन दोनों को कुआं से निकलवाती है और काफ़ी उन लोग को मारती है। अलकतरा लाती है और उनके शरीर पर डाल देती है। कुछ पंख पक्षियों को नचवा कर मंगाती है और उनके शरीर में लगा देती है। यह सब देखकर यानी कहे तो वो लोग जैसे ही पंख लगवाती है वो लोग एक विचित्र जानवर की तरह लगने लगते हैं और उन दोनों को राज दरबार में पहुंचा देती है। जैसे ही उसका पति आता है तो कहती है कि जाइए, आपका काम हो गया है, आप जिस बाग में रहते हैं वहीं पर 2 जानवर आपके जो लाना था वो आकर हमने बांध दिया है। वो जैसे ही पहलवान जाता है उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं अगले दिन राज दरबार में इन दोनों जानवरों को पेश करूंगा। जैसे ही रात होता है राजा सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता हूँ तो मेरी पोल खुल जाएगी और रानी मुझे कल मरवा देगी। तभी उसका मंत्री कहता है कि ठीक है, आप जाइए। जिस बाग में वो रहते थे वहाँ से एक सुरंग था, सीधे वो रानी के पास जाता था। वो सुरंग पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर को हटा देते हैं और वहीं से राजा कहे तो अंदर अपने रानी के पास चले जाते हैं। जैसे ही रानी के पास जाते हैं रानी जोर से चिल्लाने लगती है उनका रूप देखकर, क्योंकि एक खूंखार जानवर की तरफ वो लग रहे थे। तभी मंत्री और सिपाही आ जाते हैं और उनको मारने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं कि मैं राजा हूं, पर उनका बात कोई नहीं मानता है। कुछ देर पिटाई होने के बाद राजा की आवाज़ रानी पहचान लेती है। उसके बाद राजा कहता है कि किरासन तेल लाओ और मुझे स्नान कराओ। जैसे ही किरासन तेल लाकर रानी स्नान कराती है, राजा अपने असली रूप में आ जाता है। यानी कहे तो उसके शरीर से जो अलकतरा था वो छोड़ देता है और राजा कहे तो वो
रानी को पहचान लेता है। फिर भी रानी कहती है ठीक है आप आराम से सो जाइए। जैसे ही सुबह होता है राज दरबार में यानी कहे तो वो पहलवान एक मंत्री को लेकर यानी जो कि खूंखार जानवर की तरह दिखाई दे रहा था उसको पेश करता है। यह सब देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है इस जानवर का तेल निकाला जाएगा, तुम इसे दे दो और अपने जाकर 4 बाग में सो जाओ। राजा उस मंत्री को किरासन तेल से घर में जाकर यानी स्नान कराता है। फिर वो मंत्री अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद मंत्री और राजा दोनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग ऐसा गलती किए जिसका परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। यानी पहलवान की पत्नी की पाने की ख्वाहिश हम दोनों की थी और उसका सज़ा आज हम लोग भोग रहे हैं। यह सब राजा के दरबार में एक गीत था जो कि बैठकर सब देख रहा था। तभी गीत कहता है कि हे राजन और मंत्री तुम दोनों मूर्ख हो। जिस राज्य का मंत्री और राजा दोनों मूर्ख हो उस राज्य को चलाना आसान काम नहीं होगा। यानी दूसरे की पत्नी पर कभी भी बुरी नज़र डालना आपका राज्य का ह्रास हो सकता है, आपका जीवन का अस्तित्व बिगड़ सकता है, जिस तरह से आप लोग एक यानी चुंगल में फंस गए थे। यानी दूसरी बात कहता है कभी भी दूसरे की पत्नी पर यानी गंदी नज़र नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो एक विवाहित औरत है, वो आपके साथ कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी क्योंकि उसका पति है। और तीसरी बात कभी भी छल से किसी औरत को हरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम आपका विनाश हो सकता है। और चौथी बात कभी भी अत्याचारी लोगों से आप सलाह ना मांगें और उनके साथ कभी भी दोस्ती ना करें, नहीं तो वो लोग आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। यानी जिस तरह से राजा और मंत्री अपने ही यानी पहलवान के साथ गद्दारी किए थे परंतु उनका सज़ा उन्हें मिल गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।